जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं DFCCIL 2018 में जो पेपर हुआ था मैथ का, इसको हम लोग दो पार्ट में बांटे हैं। पार्ट 1 आप लोग देखें, आज हम लोग उसका पार्ट 2 देखने वाले हैं। कुछ सवाल पार्ट 1 में हुआ और जो बाकी का सवाल होगा आज हम लोग पार्ट 2 में उसको निपटा देंगे। सवाल का लेवल ठीक ठाक है, बहुत मुश्किल नहीं है तो बहुत आसान भी नहीं है। सवाल के लेवल मॉडरेट है और कुछ सवाल थोड़ा सा मुश्किल भी है, ठीक है। और आप लोग फोकस स्टडी विद अभी जो हम लोगों का टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग इसको ज्वाइन कर दीजिएगा। और अगर वीडियो आप लोग को पसंद आता हो तो प्लीज़ 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 थोड़ा शेयर मार दीजिएगा अपने दोस्तों यारों के बीच में, ठीक है। तो शुरू से लेके आखिरी तक वीडियो को देखिएगा, पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको 2018 का ट्रेंड समझ में आए। उसके बाद जो इसका नेक्स्ट ईयर में परीक्षा हुआ था उसका भी हम लोग पेपर देखेंगे और उसके बाद हम लोग बहुत कुछ देखेंगे धीरे धीरे, एक के बाद एक, ठीक है। देखिए आगे का सवाल देखते हैं। अब कहता है कि from a group 12 men, if the two men of age 28 and 32 years are replaced by two women wherein both of them are of the same age, as a result the average age of the group decreases by 1 year, what is the age of these women? एकदम आसान सवाल है, आप इसको बेसिक से भी जा सकते हैं और अपना लॉजिक भी लगा सकते हैं एवरेज का। कहता है कि 12 पुरुषों के एक समूह से यदि 28 वर्ष और 32 वर्ष की आयु वाले दो पुरुषों को दो महिलाओं द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है जिनमें दोनों समान आयु की है, परिणाम स्वरूप समूह की औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिएगा, 1 वर्ष कम हो जाती है। इन महिलाओं की आयु क्या है समझाते हैं, लॉजिक समझिएगा। पसंद आएगा ना तो शेयर मार दीजिएगा, और अगर कुछ पसंद ना आए तो क्या पसंद नहीं आया ज़रूर लिखिएगा, बिना लिखे मत जाइएगा, ठीक है, बिना लिखे मत जाइएगा। तो एक बात बताइए, अगर हम आपको ऐसे समझा दें कि 12 पुरुष में से देखो 2 लोग गया तो 2 लोग आया, नंबर ग्रुप में जो आदमी का संख्या था बराबर है, 12 में 2 गया तो 2 आया। उम्र में हेर फेर हुआ है भाई मेरे, एक 28 साल का है और एक 32 साल का है। 28 और 32 60 साल के उम्र, ये जो दोनों व्यक्ति का उम्र का जोड़ है 60 साल, ग्रुप का टोटल एज से 60 साल मेरा निकल के चला गया। टोटल एज से मतलब भी नहीं है, 60 साल निकल के चला गया। और जो 2 महिला इनके जगह पर आई है ना, इन दोनों महिलाओं का उम्र बराबर है। दोनों महिलाओं का उम्र बराबर है। मान ले कि अगर एक महिला 20 साल की है तो दूसरी महिला भी 20 साल की है, अगर एक महिला 20 साल की है तो दूसरी महिला भी 20 साल की है, बराबर है। और जब 2 पुरुष चले जाते हैं जिनका टोटल उम्र 60 साल है, समझिएगा ध्यान से, 2 पुरुष चले जाते हैं जिनका टोटल उम्र 60 साल है, इसके जगह पे 2 महिलाएं आती हैं जिनकी उम्र बराबर है, दोनों की उम्र बराबर है। तब होता क्या है कि जो ग्रुप का एवरेज एज पहले था ना, उसमें 1 वर्ष कम हो गया। अगर ग्रुप का एवरेज एज औसत आयु 1 वर्ष कम हो गया तो ये बात पक्का है कि जो दोनों महिलाएं आई हैं उन दोनों महिलाओं की उम्र का जोड़ जो है वो 60 साल से कम है, 60 साल से कम है। ये बात आपको समझ में आया? मैंने आपको क्या बोला कि ये 60 साल के 2 व्यक्ति जिनका उम्र का जोड़ 60 साल है ग्रुप छोड़ के चले जाते हैं और 2 महिलाएं आ जाती है तो पूरे ग्रुप का एवरेज एज जो है 1 वर्ष घट जाता है। तो हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि जो 2 पुरुष गया और उसके जगह पर जो 2 महिलाएं आई, इन दोनों महिलाओं का जो टोटल एज होगा उसका जोड़ 60 से कम होगा, तभी तो औसत कम हुआ। अगर उन दोनों महिलाओं का उम्र का जोड़ 60 से ज़्यादा होता तो औसत बढ़ता, यहाँ औसत घट रहा है। तो भाई अब सवाल ये आता है कि सर कितना कम होगा, देखिए कितना कम होगा आपको 1 सेकेंड में बता रहे हैं।
औसत ग्रुप का औसत आयु 1 वर्ष कम हो गया। मतलब अगर पहले ग्रुप का औसत एज, ग्रुप में 12 लोग हैं, 12 लोग का मान लेते हैं कि एवरेज एज x वर्ष था, तो अब सबका उम्र में 1-1 साल घट गया। अगर सबका उम्र में 1-1 साल घट गया, कितना लोग हैं? 12 लोग। मतलब कितना साल घटा? 12 साल घटा। इसका मतलब ये है कि जो दो महिला आई हैं, उनका उम्र 60 - 12 बराबर 48 साल है। दोनों महिलाओं का टोटल उम्र 48 साल है। 60 साल उम्र वाला लोग चल गया, 2 पुरुष जिनका एज का सम 60 साल है, एक 32 का है, एक 28 का है, 32 28 60 साल का है, ये 2 लोग चल गया और इसके जगह पर 2 महिलाएं आई, जिसके चलते औसत 1 साल घट गया। समझिएगा। तो भाई ये तो बात पक्का हो गया कि जो महिलाएं आई हैं उन दोनों महिलाओं का उम्र 60 साल से कम होगा। समझ रहे ना? 60 साल से कम होगा, तभी तो पूरा ग्रुप का औसत 1 साल घट गया है। तो भाई उन महिलाओं का उम्र कितना है? उम्र का जोड़ 48 साल, मतलब, और दोनों महिलाएं समान उम्र की है। 48 भागा 2 मतलब 24 साल की दोनों महिलाएं हैं। तो भाई महिलाओं का उम्र क्या है? 24 साल। ये बात आप समझ पाए? एकदम आपको छोटा सा लॉजिक समझाएं एवरेज का। ठीक है भाई, देखो 12 लोगों पे 1-1 साल कम हो गया। टोटल कितना साल कम हो गया है? 12 साल कम हो गया। इसका मतलब जो दोनों महिलाएं जो दोनों आई है, उनका उम्र का जोड़ 60 - 12 48 साल है। 48 साल है। 48 साल है, दोनों का जोड़ 48 साल है और दोनों का उम्र बराबर है, मतलब 24 साल की दोनों महिलाएं हैं। 24 साल की दोनों महिलाएं। सिंपल, समझ आया? आगे बढ़ते हैं। देखिए इस सवाल में क्या सवाल दिया है DFCCI, सिर्फ कैलकुलेशन है, आप कहीं से इसमें ट्रिक नहीं लगा सकते हैं। जितना मजबूत आपका कैलकुलेशन होगा उतना जल्दी आप सवाल को तोड़ेंगे। बाकी इसमें क्या, आपको फॉर्मूला आना चाहिए और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कहता है कि द एरिया ऑफ अ ट्रेंगुलर फील्ड विथ इक्वल साइड्स इज इक्वल ऑफ 3√5 टाइम्स द एरिया ऑफ अनदर ट्रेंगुलर पार्क हुज साइड्स आर 50 मीटर, 80 मीटर एंड 120 मीटर। ठीक है, 50 मीटर, 80 मीटर एंड 120 मीटर। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पुटिंग द फेंस अराउंड द फील्ड एट द रेट ऑफ RS 105 रुपीज़ पर मीटर। कहता है कि समान भुजा वाले एक त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल एक अन्य त्रिभुजाकार पार्क जिसकी भुजाएं 50 मीटर, 80 मीटर और 120 मीटर है। यहीं से आप समझ लीजिए उसका 3√5 गुना। एक बात आप समझ लीजिए, समान भुजा वाला एक ट्रेंगुलर फील्ड है, मतलब समबाहु त्रिभुजाकार का एक खेत है, उसका जो क्षेत्रफल है ना, ये जो दूसरा वाला त्रिभुज दिया है, दूसरा वाला त्रिभुज आपका स्केलेन ट्रेंगल है, विषमबाहु है, क्योंकि इसका तीनों भुजा अलग अलग है। जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, इसको ऐसे समझिए, जो इक्विलेटरल ट्रेंगल का जो एरिया है वो बराबर है स्केलेन ट्रेंगल के एरिया का 3√5 टाइम्स। तो स्केलेन ट्रेंगल का एरिया निकाल के उसको 3√5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जो एरिया आएगा वो बराबर होगा आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया के बराबर। ठीक है, तब जब इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा तो वहाँ से हम उसका साइड निकाल लेंगे। जब उसका साइड निकाल लेंगे तो साइड निकालने के बाद हम इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर निकाल लेंगे, क्योंकि जो फेंसिंग डालेंगे, जो बाउंड्री डालेंगे, वो परिमाप पे डालेंगे, पेरीमीटर पे डालेंगे। तो पेरीमीटर का जितना लेंथ होगा, जितना मीटर, उसको 105 रुपया से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके हमारा आंसर आएगा। समझ में आया कहानी? तो देखिए, तो मान लेते हैं कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका ईच साइड ए है, ईच साइड ए है, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा, दिख रहा है ना यहाँ से? तो भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 × a² बराबर जो हमारा ये स्केलेन ट्रायंगल है, इसका ईच साइड हम ए बी सी मान लेते हैं। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो इसका एरिया होता है √अंडर सेमी पेरीमीटर इंटू सेमी पेरीमीटर माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, और इसका 3√5 टाइम्स, 3√5 टाइम्स। ये कंडीशन दिया है
पहला लाइन में। अब आपको एक चीज़ मालूम है कि ये जो फॉर्मूला है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल का है और ये जो फॉर्मूला है वो स्केलिन ट्रायंगल का है। और एस क्या है? सेमी पेरीमीटर है, अर्ध परिमिति है। तो भैया परिमिति क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है? तीनों भुजाओं का जोड़, और सेमी पेरीमीटर का होता है तीनों भुजा को जोड़ के आधा कर देंगे। तो 50 प्लस 80, 50 प्लस 80, 8 5 13, 130, 130 और 20, 150 और 100, 250, 250 का आधा 125। तो जो सेमी पेरीमीटर हुआ वो कितना हुआ? 125। अब 125 में एक भुजा, 125 में दूसरा भुजा और 125 में तीसरा भुजा को घटा के भी लिखना है। मतलब हम इसको अभी हम इस वाला पार्ट को साइलेंटली छोड़ देते हैं, इसको ही तो कैलकुलेट करना है। तो बराबर लिखेंगे रूट अंडर 125 गुना 125 माइनस ए। तो ए को मान लिए 50 मीटर, तो 125 में 50 गया तो कितना बचा? 75 बचा, गुना यहाँ पे 75। एक बार लिखिएगा 125 माइनस बी, बी मान लिए 80 वाला साइड है मेरा, 80 मीटर। तो 125 माइनस 80 कितना बचा? 45 मीटर, गुना एस माइनस सी, 125 माइनस 120 कितना बचा? 5। और फिर इसको मल्टीप्लाई करना है 3 इंटू रूट 5 से। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करिए ध्यान से। तो रूट के अंदर है 125 गुना 75 गुना 45 गुना 5, 5 5 देख रहे हैं कितना है? तो 125 में 3 ठो 5 है और 75 में 2 ठो 5 है, 5 पचे 25, 25 दिया 75, तो 3 और 2 5 ठो 5 हो गया। 45 में 1 है 6 और 1 5 इधर है 7। तो रूट के अंदर 7 5 है, 7 ठो 5 गुना है। तो भैया अगर 6 ठो 5 रहता तो 3 ठो 5 बार, तो 3 5 को हम बाहर निकाल लेते। 3 5 कहने का मतलब हम यहाँ से 125 बाहर निकाल लेंगे और 1 5 बच जाएगा मेरा रूट के अंदर में। ठीक है, अब देखिए 75 में भी 3 है और 45 में भी 2 ठो 3 है, 9 पचे 45। तो 1 3 75 में है और 2 3 75 में है, 45 में है। तो 1 3 बाहर आ जाएगा और अंदर बच जाएगा रूट 3। अब देखिए और आपका क्या बचा? कुछ नहीं। तो ये हो गया 3 रूट 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और देखिए इधर मेरा क्या है? इधर मेरा है रूट 3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो देखिए रूट 3 से रूट 3 आपका कट गया। तो भैया 125 गुना 3 तिहाई 9 और रूट 5 इंटू रूट 5 5। तो हम सीधा ए का वैल्यू क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा और ये 4 उधर जाके गुना में होगा। तो 125 गुना 3 तिहाई 9 गुना रूट 5 गुना रूट 5 5 और गुना में ये वाला 4 इधर गुना होगा। अब यहीं से हमको ए का वैल्यू मिलेगा मेरे दोस्त। तो भैया 125 गुना 5 625, 625 मतलब 25 का स्क्वायर, 25 बाहर निकल गया। 9 के लिए 3 बाहर निकला और रूट 4 के लिए 2 बाहर निकला। 25 दिया 75, 75 दूना 150। जो ए का वैल्यू आया वो 150 मीटर आया। मतलब जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका ईच साइड 150 मीटर है, तो उसका 3 साइड होगा, तीनों साइड बराबर है। तो भैया तीनों साइड, तो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका पेरीमीटर पे ही तो फेंस लगाना है। तो पेरीमीटर कितना हो गया भाई? 150 गुना 3, 150 गुना 3, 450 मीटर। और 450 मीटर टोटल हमको तार घेरना है और 1 मीटर तार घेरने का खर्चा 105 रुपया है। तो टोटल कॉस्ट आपका यही लग जाएगा। अब आप कहेंगे सर हम यहाँ फिर से फंस जाएंगे कि 450 गुना 105 कैसे करेंगे? तो मेरे भाई सुन लो, आप 450 को मल्टीप्लाई कर लो पहले 100 से। 105 है तो 5 को हटा दो, पहले 100 से मल्टीप्लाई कर लो। 450 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 450 पर 2 जीरो और लग जाएगा, 45,000 हो जाएगा। ठीक है, अब 45,000 हुआ। अब 450 को 5 बार और मल्टीप्लाई करना है। 100 बार हम कर चुके हैं, 5 बार और करना है। देखना मेरा देसी तरीका कितना काम आता है। ठीक है, अब 450 को 5 बार और मल्टीप्लाई करना है। तो 4 पचे 20
और 50 गुना 5 250, 2250। तो भाई मेरे 45,000 और 2250 तो 47,250, 47,250 रुपया पूरा फेंसिंग का कॉस्ट आएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल जो हमारा ये खेत है, जो हमारा फील्ड है, इस पे तार घेरेंगे तो 47,250 रुपया का कॉस्ट आएगा। देखिए सवाल के साथ आप कुछ नहीं कर सकते थे, इस प्रोसेस से आपको गुजरना ही होगा। आप चाहे जितना जल्दी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए इस सवाल को देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। कहता है कि अ फ्रैक्शन बिकम्स 7/8, अ फ्रैक्शन बिकम्स 7/8 इफ 5 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द, यहाँ पे एंड द होगा, एंड द डिनोमिनेटर, बट व्हेन 3 इज एडेड to both the numerator and the denominator it becomes 6/7. The sum of the numerator and the denominator each। देखिए दोनों का जोड़ पूछा है, अंश और हर का। अगर हमसे अंश और हर या हमसे फ्रैक्शन पूछता तो हम सीधा ऑप्शन को काम में ले लेते, ठीक है। 4 फ्रैक्शन दिया रहता, 4 ऑप्शन में हम ये जो हमारा कंडीशन दिया है उसको हम सेटिस्फाई करवा देते, वो ज़्यादा आसान रहता। लेकिन अंश और हर का सम पूछ लिया है, बेसिक जान लीजिए इसका। तो भैया अंश और हर दोनों में 5 जोड़ते हैं तब जाके भिन्न मेरा 7/8 हो जाता है, और अंश और हर में जब 3 जोड़ते हैं तब मेरा भिन्न 6/7 हो जाता है। मतलब 2 इक्वेशन बनेगा। मान लो कि जो मेरा भिन्न है वो A और B है, A और B है, A और B है, ठीक है। एक बार हम इसमें 5 जोड़ते हैं ऊपर और 5 जोड़ते हैं नीचे, तब हमारा भिन्न हो जाता है 7/8। अब जब इसको तिरछे गुना करेंगे तो A और B में एक लीनियर इक्वेशन आएगा। तो इसको एक बार में लिखना सीखिए। कैसे? 8 गुना A 8A और 7 गुना B, ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 7B, बराबर का चिन्ह दीजिए। 8 पचे 40, 7 पचे 35, तो 35 इधर आता, 40 इधर आता, तो 35 में 40 जाएगा तो माइनस का 5 बचेगा। ये एक इक्वेशन बनेगा। दूसरा, जब इसी भिन्न A और B में एक बार 3 जोड़ेंगे ऊपर, 3 जोड़ेंगे नीचे, तो ऐसे हो जाएगा A + 3 बटा B + 3 बराबर भिन्न मेरा हो जाएगा 6/7। इसको भी एक बार में लिखना सीखिए। ये हो जाएगा 7A और ये हो जाएगा 6B, इधर माइनस में आ जाएगा। 6B आपका क्या आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। बराबर का चिन्ह दीजिए। 7 × 21, 6 × 18 मतलब -3। अब 2 इक्वेशन आपके पास है, ये और ये। इन दोनों इक्वेशन के मदद से आपको A और B का वैल्यू निकालना है। फिर A और B को जोड़ के आपको आंसर बता देना है। कैसे निकालेंगे ये भी समझ लीजिए एक बार में। देखिए इन दोनों को आपस में घटा दीजिए, किसी एक को इक्वल कर दीजिए, या A वाला टर्म को या B वाला टर्म को, किसी एक को इक्वल कर दीजिए। तो अगर हम B वाला टर्म को इक्वल करने जाते हैं तो यहाँ पे है 7B और यहाँ पे है 6B, मतलब इस इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब ये हो जाएगा 6 × 7 = 42, और इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये हो जाएगा 6 × 7 = 42, और जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 में भी, 7 में भी और 8 में भी, और जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 में भी, 6 में भी और A में भी। मतलब ये वाला -42 और +42 मेरा कट जाएगा। देखिए जब 2 इक्वेशन को घटाते हैं तो घटाओं में चिन्ह बदल जाता है, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाता है, ठीक है। तो भाई मेरे ये वाला कंडीशन तो मेरा कट जाएगा। तो इसको जब हम 6 का गुना लगाएंगे तो ये 7B और ये 6B वाला, और इसको जब 7 से मल्टीप्लाई लगाएंगे और दोनों इक्वेशन को घटाएंगे तो देखो, तो ये जो है ना B वाला टर्म हमारा कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या? 8 × 6 = 48, और यहाँ पर 7 × 7 = 49, और यहाँ पर साइन रहेगा माइनस का। तो 48 में जब 49 जाएगा तो A का वैल्यू क्या बचेगा भाई? देखिए 8 × 6 = 48 और यहाँ पर 7 × 7 = 49। A का वैल्यू क्या बचेगा? A का वैल्यू बचेगा मेरे भैया
1 बचेगा। ए का वैल्यू क्या बचेगा? 1 बचेगा माइनस का साइन के साथ, तो हम ए का 1 लिख देते हैं सीधा, ठीक है। अभी देखिए, अभी यहाँ ए बचेगा बराबर 6 पचे 30 और 7 छक्के 42, 6 पचे 30 और 7 छक्के 42, 42 में 30 जाएगा तो कितना बचेगा? 42 में 30 जाएगा तो कितना बचेगा? 42 में 30 जाएगा तो कितना बचेगा? देखिए, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। क्या बचेगा? 6 पचे 30 और 6 पचे 30 और 7 21, 9 बचेगा। मतलब ए का वैल्यू आ जाएगा भैया सीधा सीधा 9। इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, कैंसल आउट हो जाएगा। ए का वैल्यू क्या मिलेगा? 9। अब जब ए का वैल्यू मिला तो ए का वैल्यू कोई भी इक्वेशन में रख दीजिए, आपको बी का वैल्यू मिल जाएगा। तो भैया बी का वैल्यू क्या हो जाएगा? ए का वैल्यू अगर 9 रखे तो 7 9 63, इधर 3 गया, 3 जुड़ा 66, बी 11, बी का वैल्यू क्या आया? 11। अब आपको ए और बी का जोड़ बताना है, तो 9 और 11 कितना होगा? सर 9 और 11 आपका 20 हो जाएगा, 9 और 11 20 हो जाएगा। हो सकता है कि बहुत लोगों को मेरा कैलकुलेशन का तरीका समझ में नहीं आया होगा एक बार में। देखिए, ये प्रैक्टिस का चीज़ है और आपको हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि लॉजिक ऐसा चीज़ है ना कि आप बड़े से बड़े सवाल को धुआं धुआं कर सकते हो। और जब आपके पास लॉजिक रहेगा ना, तो आपको हर एक सवाल के लिए अलग अलग ट्रिक बताने का जो तरीका चला है ना बाज़ार में, वो आपको याद नहीं रखना होगा। उसके बदले आप अपना जीएस रट लेना, उसके बदले आप करंट अफेयर रट लेना। लेकिन अगर आपका लॉजिक मजबूत है ना, तो आप इस तरीक़ा से एकदम आसानी से फोड़ दीजिएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। और एक बात सुन लीजिए, आज का ट्रेंड है, उगता हुआ सूरज को सब देखता है, जो डूब रहा है ना उसको कोई नहीं देखता है। सब टॉपर्स के साथ बात करता है, लेकिन वहीं एक लड़का जो कुछ नंबर से रह गया, उसके बारे में कोई नहीं सोचता है। ठीक है, इस सवाल को कहता है कि वॉकिंग 3/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, रघु इज 45 मिनट लेट टू हिज ऑफिस। रघु जो है 45 मिनट लेट हो गया जब वो अपना यूजुअल स्पीड का 3/4 स्पीड से चला। तो व्हाट इज हिज यूजुअल टाइम टू कवर द डिस्टेंस टू द ऑफिस। यूजुअल टाइम उसका पूछा है। देखिए, आपको एक चीज़ मालूम होगा कि जो टाइम होता है वो स्पीड का उल्टा होता है। मतलब टाइम और स्पीड, समय और चाल एक दूसरे के उल्टा होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर उड़ा के जाएंगे मतलब स्पीड ज़्यादा रहेगा, समय कम लगेगा। धीरे धीरे जाएंगे, समय ज़्यादा लगेगा। समझ गए बात को? देखिए, तो अगर उसका यूजुअल स्पीड जो है पहले का 3/4 हो गया, मतलब अगर हम स्पीड का बात कर ले तो पहले 4 था, अब घट के 3 हो गया। ठीक है, मतलब पहले 4 स्पीड से जाता था, अब 3 स्पीड से जा रहा है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा जी? तो अब कहेंगे सर पहले 3 समय लगता था तो अब 4 समय लगेगा, 4 यूनिट समय लगेगा। यहाँ पे देखिए, पहले से इसको 1 यूनिट ज़्यादा समय लग रहा है और कहता है कि 45 मिनट लेट है। मतलब 1 यूनिट का वैल्यू कितना? 45 मिनट। 45 मिनट पूछा है कि यूजुअल टाइम, ये उसका यूजुअल टाइम है, ये इसका यूजुअल टाइम है और ये इसका अभी वाला टाइम है। ये इसका यूजुअल वाला टाइम स्पीड है, ये इसका यूजुअल टाइम मतलब पहले जाता था। ये इसका अभी वाला जो घटा के जा रहा है ना, स्पीड घटा हुआ है। ठीक है, स्पीड कम टाइम ज़्यादा। तो 1 यूनिट का वैल्यू 45। तो पूछा है कि उसका नॉर्मल टाइम कितना है? 3। तो 3 यूनिट का वैल्यू 45 तिया 4 तिया 12, 120, 5 तिया 15, 135 मिनट उसको लगता था सामान्यतः ऑफिस जाने में। तो बोला है कि घंटा में ऑप्शन दिया है जी, तो 135 मिनट मतलब 60 दूना 120, 2 घंटा और 15 मिनट मतलब 1.25 घंटा। 2 सही 1/4 घंटा, 2.25 घंटा उसको लगता था ऑफिस तक जाने में पहले। अगर यही पूछता कि अब उसको कितना टाइम लग रहा है, तो 145 गुना 4 या 135 में 45 जोड़ देते, 135 और 5 40 और 40 180, मतलब अभी उसको 3 घंटा का समय लग रहा है। अभी उसको 180 मिनट का समय लग रहा है। देखिए, 135 से 180 जाने में 45 का फर्क है कि नहीं। ये सीआई का कैलकुलेटिव सवाल है, आप इसको पूरा कैलकुलेशन करना ही होगा। लेकिन देखिए, अगर आपका कैलकुलेशन मजबूत है, फिर बात घूम फिर के आपके कैलकुलेशन एबिलिटी पे आता है कि आपका
कैलकुलेट करने का एबिलिटी कितना है। इसीलिए कहा जाता है कि कैलकुलेशन को थोड़ा मजबूत रखिए। कितना अच्छा सवाल है। कहता है कि रेखा बोरोड अ सम ऑफ ₹24,000 एट 12% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड ईयरली फॉर 3 ईयर्स, 3 साल के लिए। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर सी रिपेज अ सम ऑफ ₹6,880 एंड द एंड ऑफ सेकेंड ईयर सी रिपेज 5,400। व्हाट अमाउंट शुड सी पे एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर टू डिस्चार्ज द लोन। देखिए ये करती क्या है ना कि 54,000 रुपया उधार, 24,000 रुपया उधार ले ली 12% के हिसाब से, और ये हर साल कुछ पैसा वापस करते जाती है। मतलब हमको तीनों साल कैलकुलेट करना होगा। किस रेट पे? 12% पे। आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको CI वाला फॉर्मूला लगाना है, नहीं, सीधा SI वाला तरीका आपको लगा देना है। क्योंकि पहला साल 24,000 का 12% इसमें जोड़ेंगे, जो अमाउंट बनेगा उसमें से ये जो है 6880 रुपया वापस कर देगी, घटा देंगे। फिर जो हमारा बचेगा वो हमारा प्रिंसिपल होगा सेकेंड ईयर के लिए। फिर उसमें 12% उसी का जोड़ देंगे और फिर सेकेंड ईयर के लास्ट में वो 5400 रुपया देगी, फिर उसको घटा देंगे। फिर जो अमाउंट बचेगा वो थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल होगा और फिर उसमें 12% जोड़ के बता देंगे कि थर्ड ईयर के एंड में उसको कितना पैसा देना होगा जिससे उनका लोन चुकता हो जाएगा। एकदम सिंपल सवाल है, तो अकबकाना नहीं है, शांति से समझिएगा। तो एक बात बताइए, 1 साल में 24,000 का 12%, सीधा 24,000 का 12%, 12%। तो अगर हम इसका सीधा 12% आपको निकालना सिखा दें तो भैया 10% आपका हो गया 2400 और 1% 240, मतलब 480। 2400 और 480 आपका हो गया 2880 हो गया, टोटल 2880 हो गया। तो 1 साल के अंत में टोटल पैसा कितना हो जाएगा प्रिंसिपल सहित? 24,000 और 2,000 26,880। कितना हो जाएगा? 26,880 रुपया। और 1 साल के अंत में, पहला साल के अंत में वो कितना पैसा देगी? 6880 रुपया, 6880 रुपया। तो भैया 26,880 में 6,880 गया, कितना पैसा बच गया सर? पूरी 20,000 रुपया बच गया सेकेंड ईयर के लिए। सेकेंड ईयर के शुरुआत में 20,000 रुपया बचा। अब भैया 20,000 पर फिर से लगेगा 12%। 20,000 का 12% तो 12 दूना 24। फिर से आप इस पे लगा दीजिए 12%। कैलकुलेट करना सीखिए। 12 दूना 24, 2400 रुपया, मतलब ये हो जाएगा 22,400। ये हो जाएगा 22,400, समझिएगा 22,400। अब ये सेकेंड ईयर, देखिए ये फर्स्ट ईयर का था, समझिएगा फर्स्ट ईयर। ये सेकेंड ईयर के लास्ट में टोटल पैसा हो गया 20,000 मेरा प्रिंसिपल था, उस पर 12% इंटरेस्ट लगाया। 1 साल के अंत में 22,400 रुपया हो गया। अब 22,400 में वो कितना लौटाएगी? दूसरा साल के अंत में 5400 रुपया। तो जैसे ही इसमें 5400 रुपया घटाएंगे, कैसे घटाएंगे? 400 में 400 गया, 22,000 बचा, 22,000 में 5,000 गया, 17,000 बचा। कितना बचा गुरुदेव? 17,000। देखते जाना कैलकुलेशन का तरीका। 17,000 बचा। अब ये थर्ड ईयर के एंड में कितना बन जाएगा? तो भैया 17,000 पे फिर से हम 12% लगा देंगे। तो 17,000 पे 12%, 17 दूना 34। आपके पास 2 ऑप्शन है, सीधा आप 17 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो या 12 को 17 से मल्टीप्लाई कर दो। परसेंट है नीचे में 2 जीरो काटते जाना। 2 जीरो हम यहाँ से काटते गए हैं। 12% मतलब 12/100, 2 जीरो को हटाते जाना है मन मंदिर में। ऐसा नहीं कि लिख के ऐसे चीरा लगाएंगे, नहीं ज़रूरत है, ठीक है। तो 2 जीरो तो हट जाएगा। तो भैया 17, हम देखिए हम कर क्या रहे हैं, 17,000 में 17,000 का 12% जोड़ते आ रहे हैं। यहाँ पे 24,000 में 24,000 का 12% जोड़ दिए, तब 26,880 हुआ। यहाँ पे 20,000 में 20,000 का 12% जोड़े, 20,000 प्लस 20,000 का 12%, तब जाके 22,400 हुआ। तो 17,000
ये सब दिमाग में कैलकुलेशन करना है। 17,000 प्लस 17,000 का 12%, तो 10%, 1700 और 17 दूना 34, 340 और 1700 2040 हो गया। तो भैया 17,000 और 2040 19,040, 19,040 रुपया देना होगा तीसरा साल के अंत में, और ये लोन चुकता हो जाएगा। अगर कायदे से कैलकुलेशन करिएगा बैठ के तो समय लग जाएगा, लेकिन अगर आपका दिमाग कैलकुलेशन कर रहा है, अगर आप ये चीज़ सीखे हैं, ये चीज़ सीखना होगा आपको कि भैया हम दिमाग में कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तब जाके ये मामला इस तरीके से फिट होगा, भरभली आप काम को करने लगेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ लिखेंगे 24,000 प्लस 24,000 का 12%। अरे भाई 24,000 को दिमाग में रखो, 24,000 का 12% सीधा, तो 24,000 का 10% 2400, और 24,000 का 1% 240, 240 का 2 गुना 480, तो 24,000 और 480 आपका हो गया 2400 और 480 आपका हो गया 2480 है कि नहीं, जोड़ दीजिए 6880 हो गया आपका टोटल 26,880। एकदम सिंपल कैलकुलेशन करिए। इस सवाल को देखिए, एक एक सवाल बहुत अच्छा आपके एग्जाम में पूछा गया है। कहता है कि A is twice fast, A is twice fast as B, A is twice fast as B and B is thrice fast as C. All these together with the help of D finish a piece of work in 2 days. ठीक है, D takes alone 12 days to complete the same work. B and C start the work and leaves after 2 days. The remaining work will be finished by A in. एकदम बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है, समझिएगा। A B से 2 गुना तेज है और B C से 3 गुना तेज है, बहुत बढ़िया बात। ये सभी मिलकर D की सहायता से काम को 2 दिन में कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है जी। अकेले D समान काम को, अकेले D इसी काम को अगर करेगा तो 12 दिन लेगा। B और C काम शुरू करते हैं और 2 दिन बाद काम छोड़ देते हैं। शेष काम को A अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा? तो पहले टोटल वर्क ढूंढना होगा, तो 2 डाटा है। एक डाटा है कि D अकेले 12 दिन में पूरा काम को कर लेगा, ठीक है। दूसरा डाटा है कि चारों मिलके A, B, C और D ये काम को 2 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो पहले एलसीएम लेके इनका टोटल वर्क निकाल लेते हैं। देखिए तो 2 चीज़ है, एक तो D का दिया हुआ है 2 दिन और एक A प्लस B प्लस C प्लस D, D का 12 दिन है और A प्लस B प्लस C ये चारों मिलके 2 दिन में काम को कंप्लीट करते हैं। टोटल वर्क एलसीएम 12, D 12 दिन में 12 काम, हर दिन 1 काम। A प्लस B प्लस C 2 दिन में 12 काम, हर दिन 6 काम। ये इनका इफ़िशियंसी निकल गया। अब A, B और C का इफ़िशियंसी यहाँ भी दिया हुआ है, इनका इफ़िशियंसी का रेशियो ये दिया हुआ है कि A B से 2 गुना तेज है और B C से 3 गुना तेज है। तो A क्या कहा गया है, A, B और C के बारे में क्या कहा गया है? कहा गया है कि A B से 2 गुना तेज है और B C से 3 गुना तेज है। तो अगर C 1 काम कर सकता है तो B कितना काम करेगा? 3 गुना, 3 काम। और अगर B 3 काम कर सकता है तो A उससे 2 गुना तेज है, A करेगा 6 काम। अब जरा ध्यान से देखिए, क्या ये रेशियो ओरिजिनल है? नहीं, A B C का यही रेशियो है, इनकी कार्य क्षमता यही है, 6 3 1 नहीं है। कैसे मालूम चला? देखिए A प्लस B प्लस C प्लस D चारों मिलके 1 दिन में 6 यूनिट काम करते हैं और इधर क्या निकला है कि D अकेले 1 यूनिट काम करता है। इसका मतलब A प्लस B प्लस C ये तीनों मिलके 5 यूनिट काम करते हैं डेली। ये तीनों मिलके 5 यूनिट काम करते हैं डेली, क्योंकि D का क्षमता है 1 यूनिट डेली और चारों मिलके 6 यूनिट। इसका मतलब A प्लस B प्लस C मिलके 5 यूनिट काम करते हैं डेली, ठीक है। 6 में से 1 करता है D, तो A प्लस B प्लस C कितना? 5 यूनिट काम करेगा। यहाँ पे क्या निकल के आया है कि A 6 यूनिट, B 3 यूनिट और C 1 यूनिट। तो 6 3 9 और 1 10। यहाँ पे तीनों का इफ़िशियंसी कितना है? 10 है। यहाँ पे ओरिजिनल इफ़िशियंसी कितना है? 5 है। मतलब इसी 5 का वैल्यू 10 है। इसका मतलब जो इनका ओरिजिनल इफ़िशियंसी है वो इसका आधा है। तो 1 का आधा 0.5, 3 का आधा 1.5
और 6 का आधा 3। देखिए यहाँ भी वही बात है, सी का 3 गुना है बी और बी का 2 गुना है सी। ये ए और बी और सी का ओरिजिनल क्षमता है, ठीक है, ये चीज़ निकल गया। अब काम करवाना स्टार्ट करते हैं। बी और सी काम शुरू करता है और 2 दिन बाद काम छोड़ देता है। बी और सी 2 दिन काम करता है, तो बी कितना काम करेगा? 1.5 1.5 यूनिट और सी आधा यूनिट, मतलब बी और सी दोनों मिलके हर दिन 2 यूनिट काम करेंगे और 2 दिनों तक काम करते हैं तो कितना काम करेंगे? 4 यूनिट। टोटल काम कितना है? 12 यूनिट। 12 यूनिट में 4 यूनिट कर दिए बी और सी, कितना काम बच गया? तो जी 8 यूनिट बच गया। अब 8 यूनिट काम करना किसको है? तो ए से करवाना है। ए हर दिन कितना यूनिट काम कर सकता है? 3 यूनिट। करना कितना है? 8 यूनिट, मतलब 8/3, तो 3 दूना 6, मतलब 2 सही 2/3 दिन लगेगा ए को शेष काम को कंप्लीट करने में। 2 सही 2/3 दिन। जितना लेंदी सवाल था ना, उससे भी आसान हम आपको कैलकुलेशन बताएं, बिल्कुल आसान है, ठीक है। देखिए इस सवाल को देखिए, कहता है कि ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। टाइम एंड वर्क से टोटल 3 सवाल है, ठीक है। ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज वर्किंग 8 आवर्स अ डे, ठीक है, लाल से कर दिए हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 8 डेज वर्किंग 10 आवर्स अ डे। इफ ए एंड बी वर्क टुगेदर वर्किंग 6 आवर पर डे देन द वर्क विल बी कंप्लीट इन। आप इस क्वेश्चन को 2 तरीका से बना सकते हो। एक तो आप M1D1 H1 लगा के एफिशिएंसी निकाल लो और फिर M1D1 H1 लगा के आंसर निकाल लो, या जो नॉर्मल मेथड है उससे एक बार में आंसर निकालो। जैसे कि ए जो है 8 घंटा काम करता है और काम 15 दिन में ख़त्म होता है, तो एक बात बताइए कि ए टोटल कितना घंटा काम करता है? तो आप कहेंगे सर 15 8 120 घंटा, मतलब ए टोटल 120 घंटा काम करता है। बी उसी काम को 10 घंटा प्रतिदिन करके 8 दिन में ख़त्म करता है, तो बी टोटल कितना घंटा काम करता है? तो 8 गुना 10 80 घंटा काम करता है बी। तो भैया 120 और 80 का एलसीएम बोलिए 240। 120 घंटा में 240 यूनिट काम करता है, 12 दूनी 24, 2 यूनिट काम करता है ए पर आवर, हर घंटा 2 यूनिट काम करता है, ठीक है। बी 80 घंटा में 240 यूनिट काम करता है, तो 8 तिहाई 24, 3 यूनिट काम करता है पर घंटा, ठीक है। ये क्या है? इफ़िशियंसी पर आवर है, क्योंकि यहाँ टाइम हमारा आवर में है तो जो इफ़िशियंसी आएगा वो पर आवर रहेगा। अगर टाइम हमारा डे में रहता तो क्षमता पर डे आता, ठीक है। अब कहता है कि ए और बी काम को 6 घंटा प्रतिदिन करेगा, तो काम कितना दिन में कंप्लीट होगा? देखिए एक बात समझिए, 6 घंटा प्रतिदिन, अगर ए और बी 1 घंटा में कितना काम करेगा? तो जी 3 और 2 5 काम करेगा 1 घंटा में। 1 घंटा में ए और बी मिलके 2 और 3 5 काम करेगा। 6 घंटा में कितना काम हो जाएगा? 6 × 30 काम होगा, 30 यूनिट काम होगा। अब ए और बी 6 घंटा में 30 यूनिट काम, 6 घंटा एक दिन में 6 घंटा करता है, तो 6 घंटा में 30 यूनिट काम। कितना काम करना है? 240, तो 240 भागा में 30, 3 8 24, 8 दिन में काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। टोटल 8 दिन लगेगा और आपका काम क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। सवाल को देखिए, बहुत अच्छा सवाल है एलसीएम एचसीएफ का, एचसीएफ से है सवाल। कहता है कि इन डिटरमाइनिंग द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स बाय द मेथड ऑफ लॉन्ग डिवीजन, द लास्ट डिविजर इज 63 and the successive quotient from the beginning to the end are 1 3 1 and 5, 1 3 1 and 5, 1 3 1 and 5। ये दिख रहा है आपको, मार्कर में इंक खत्म हो गया। 1 3 1 and 5 सक्सेसिव क्वोशेंट है, भागफल है रिस्पेक्टिवली। द सम ऑफ द 2 नंबर्स इज, दीर्घ विभाजन की विधि द्वारा 2 संख्याओं के एचसीएफ का निर्धारण करने में अंतिम भाजक, जो अंतिम बार भाग दिए हैं
जो नंबर वो आपका 63 है और प्रारंभ से अंत तक भागफल 3, 1, 1 और 5 है। दोनों संख्याओं का योगफल कितना है? HCF निकालना अगर आप लोग जानते होंगे लंबी भाग विधि द्वारा, तो ये समझ में आ गया होगा कि ये जो भागफल है ये ऊपर से नीचे है। पहले 1 बचा, पहले 1 बार में दिया, फिर 3 बार में, फिर 1 बार में और लास्ट में 5 बार में दिया। और जो सबसे अंतिम भाजक है वो 63 है। तो भैया हम लोग नीचे से ऊपर जाएंगे। आपको एक चीज़ याद रखना होगा कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। हर एक टर्म में वो फॉर्मूला 4 बार लगाएंगे। सबसे लास्ट में जब हम भाग दिए हैं तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं गया है और जो भागफल है मेरा जो कोसेंट है वो 5 है। मतलब हम 63 को 5 बार मल्टीप्लाई किए होंगे और जो डिविडेंड होगा वो मेरा कट गया होगा। तो वो डिविडेंड क्या होगा? आप कहेंगे सर 63 गुना 5 बराबर 315। अब जो 315 होगा, अब इस नंबर से ऊपर वाला को भाग दिए होंगे तो फिर से तब हम 1 बार में दिए हैं और मेरा जो रिमाइंडर बचा होगा वो 63 बचा होगा। तो जो हमारे डिविडेंड होगा वो होगा 315 गुना 1 बार प्लस 63 बराबर 315 प्लस 63 378 मेरा डिविडेंड होगा। अब जो डिविडेंड होगा ये ऊपर से आया होगा रिमाइंडर बन के, और ये पहला नीचे से अगर देखिए 1, 2, 3, 4 बार दिए हैं ऊपर से, तो नीचे से चौथा और तीसरा है। अब निकालेंगे दूसरा और पहला। अब 378 मेरा क्या होगा? डिवीजर होगा और हम 3 बार में दिए हैं। तो भैया 378 गुना 3 बार में दिए हैं और प्लस में जो रिमाइंडर है 315 उसको जोड़ देंगे तो ये मेरा निकल के आ जाएगा डिविडेंड। तो 378 8 9, ये 378 8 3 24 7 21 और 2, 8 3 24 7 21 और 2 23, 3 3 9 और 2 11, 1134 प्लस में 315। तो भैया जोड़ दीजिए 34 15 49, 11 और 3 14, 1449। अब 1449 मेरा ऊपर से आया होगा, ठीक है, समझ रहे ना? जिनको पता होगा लॉन्ग डिवीजन मेथड वही इस तरीका से कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपको नीचे से ऊपर जाना होगा भाग देते देते, ठीक है। अब जब हम 449 क्या होगा मेरा? ऊपर से आया होगा रिमाइंडर और ये 1 बार में, मतलब जो मेरा डिविडेंड होगा वो 1449 गुना 1 बार में गया है, प्लस रिमाइंडर बचा होगा 378, इसको जोड़ दीजिए तो 1449 गुने 1 1449 प्लस 378 आपका हो जाएगा 14 और 3 1700 और 8 9 17 4 3 7 आपका हो जाएगा। ये देखिए ये 8 9 17 और 7 4 11 और 1 12 और 14 3 17 और 1 18, 1827 1827, ठीक है, 1827 हमारा। अब देखिए अब ये कहानी क्या है ना कि 1449 को भागा दिए होंगे 1827 में पहला बार, तो इन्हीं 2 नंबर का सम हमसे पूछा है 1827 भागा 1428। बहुत मच्छर लगता है नीचे यार, ठीक है। 1827 और 1449 इनको जोड़ दीजिए इस 2 नंबर को, तो 8 और 9 16, 16 का 6 किस में है? एक ही नंबर में है, मतलब इसका हो जाएगा 3276 इन दोनों नंबर्स का जोड़, और यही आपका आंसर है। ये सवाल आसान नहीं होता है, आसान होता है अगर आप समझ गए तो। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। कहता है कि 3 व्यक्ति ए, बी और सी अपने वेतन का 80%, 85% और 75% खर्च कर देते हैं। उनके वेतन का योग 72,000 है, ठीक है, और उनकी बचत 8:9:20 के अनुपात में है। तो ए का वेतन कितना है ये पूछा है। रेशियो दिया है, रेशियो से खेल जाएंगे, XYZ मानने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है।
जरा एक बात बताइए कि ए जो है अपना वेतन का 80% खर्च कर देता है, और ये जो अनुपात दिया है इन तीनों के बचत का अनुपात दिया है। अगर 80% खर्च कर देता है तो 20% बचाता है। 20% मतलब 1/5 भाग क्या करता है, बचत है उसका, ठीक है। मतलब 5 उसका पूरा सैलरी है, उसमें से 1 क्या है, बचत है। और बी जो है 85% खर्च करता है, 15% उसका बचत है। 15% मतलब 15/100, 3/20, उसका 3/20 क्या है, बचत है। इसका मतलब 20 पूरा सैलरी है और 3 उसका बचत है। देखिए, और सी के बारे में कहता है कि सी जो है 75% खर्च करता है। 75% खर्च करता है मतलब 25% बचाता है, मतलब 1/4 उसका क्या है, सेविंग है। 4 में 1 क्या है, सेविंग है, ठीक है। अब देखिए इनका सेविंग का रेशियो क्या दे दिया है, 8:9:22। देखिए इनका, अगर हम इनका सेविंग का रेशियो में अगर हम अब चाहे तो XYZ मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मानना नहीं है। एक बात बताइए, 5 में से 5 में से 1 उसका, 5 में से 1 उसका सेविंग है, और इस 1 का वैल्यू सवाल में क्या दिया है, 8। अगर 1 यूनिट का वैल्यू 8 है तो 5 यूनिट पूरा सैलरी है, 8×5 40 यूनिट उसका क्या है, सैलरी है ए का। ये ए का है, ये बी का है और ये सी का है, ठीक है। बी का अगर 3 यूनिट उसका सेविंग है तो 3 का वैल्यू 9 है, तो 1 का वैल्यू 3 है, और 20 का वैल्यू 60 यूनिट उसका पूरा सैलरी है। ये इनका सैलरी का रेशियो निकल रहा है। सिमिलरली देखिए, 1 यूनिट इसका सेविंग है और 1 का वैल्यू यहाँ 20 दिया है, 20 में दिया है, तो भैया अगर 1 का वैल्यू 20 है तो पूरा सैलरी 4 है, 20 चौके 80 यूनिट इनका पूरा सैलरी है। ये इनका सैलरी का रेशियो आ गया। अगर एक बार काट देंगे 20 से 2 बार में, 20 से 3 बार में और 20 से 4 बार में, ये इनके सैलरी का रेशियो है, ठीक है। और इनका टोटल सैलरी कितना है, तो जी 72,000 रुपया है। कहेंगे कि 3 2 5 और 4 9 यूनिट का वैल्यू 72,000 है, 9 यूनिट का वैल्यू 72,000 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 8,000 है। 1 यूनिट का वैल्यू 8,000 है। पूछा है ए का वेतन कितना है, ए का वेतन 2 यूनिट है, 8 दूना 16,000 रुपया ए का वेतन है। अगर बी का वेतन पूछता तो 8 तिहाई 24,000 रुपया बी का वेतन है। ये ए का वेतन है, ये बी का वेतन है। अगर सी से पूछता तो 8 चौके 32,000 रुपया सी का वेतन है। हमने तीनों के तीनों का वेतन आपको निकाल के बता दिया, और शायद तीनों का तीनों ऑप्शन में है, 16,000, 24,000, 32,000, 16, 32 और 24, ठीक है। तो ए का वेतन कितना है, 16,000 रुपया। ये आप देखिए, ट्रेन से सवाल है, एकदम नॉर्मल सवाल है। कहता है कि अ ट्रेन पासेस अ पोल इन 15 सेकेंड्स एंड अ प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 350 मीटर इन 40 सेकेंड, द लेंथ ऑफ द ट्रेन। एक बात बताइए, एक ट्रेन जो है जब खंभा को पार करती है, मतलब ट्रेन अपनी लंबाई को पार करती है, और अपनी लंबाई को पार करने में 15 सेकंड का समय लेता है, और वही ट्रेन जब एक प्लेटफॉर्म को पार करती है तो ट्रेन जो है अपना लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म दोनों की लेंथ को पार करती है, और उसके लिए टाइम लेती है 40 सेकंड। दोनों ही सिचुएशन में आपका कॉमन क्या है, तो भैया दोनों ही सिचुएशन में जो मेनली कॉमन है वो ट्रेन का स्पीड है, और ट्रेन का स्पीड दोनों ही सिचुएशन में क्या है, इक्वल है। और जैसे ही दोनों ही सिचुएशन में ट्रेन के स्पीड को इक्वल करेंगे, एक स्टेप में ट्रेन का लेंथ निकल के आ जाएगा, बिना किसी ट्रिक के, बिना किसी आपका जो है फालतू के ट्रिक का, बकवास का, ठीक, एकदम बेसिक से। जब ट्रेन पोल को पार कर रही होगी तब ट्रेन का स्पीड वही होगा जिस स्पीड से ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। जब ट्रेन पोल को पार कर रही थी तब ट्रेन अपनी लंबाई को पार कर रही है। तो मान लेते हैं ट्रेन का लेंथ x है, तो वो 15 सेकेंड का समय लेती है, तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम 15 सेकेंड, ठीक है। इसको सीधा लिख देते हैं, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। ये स्पीड है जब ट्रेन
पोल को पार कर रही थी। और जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर रही थी तब ट्रेन अपना लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म का लंबाई मतलब 350 मीटर प्लस x मीटर और इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने में 40 सेकेंड का समय लेती है। ये भी ट्रेन का स्पीड है, ये भी ट्रेन का स्पीड है, दोनों बराबर है। अब यहाँ से हमें सिर्फ x का वैल्यू चाहिए। काट दीजिए 5 से 3 बार में, 5 से 25 40 8 बार में 8x और इधर 3x, 5x बराबर 3 गुना 350 आएगा। 5 सत्ते 35 सत्ती 21, 210 मीटर क्या है ट्रेन का लेंथ है। एक बार में आंसर आ गया, कुछ भी करने की आवश्यकता आपको नहीं है। इस सवाल को कई तरीक़ा से किया जा सकता है, ठीक है, बताएंगे कि कितना तरीक़ा से कर सकते हैं। क्या इस सवाल को करने का इससे आसान भी तरीका है? देखिए, एवरेज का बहुत ही प्यारा सवाल है। इसका कंसेप्ट आपको डिटेल में किसी और दिन समझाएंगे। एग्जाम में करना कैसे है इस सवाल को देखिए, इसको देखिए। सवाल कहता है कि देयर आर 3 नंबर्स व्हेन द एवरेज ऑफ एनी 2 नंबर्स एडेड टू द थर्ड नंबर्स the resulting numbers are 104 111 115 what is the average of the given 3 numbers। तो तीनों संख्याओं का औसत क्या है? हम आपको सीधा सा बात बोलते हैं, अगर हम आपको तीनों संख्या का जोड़ निकालना सिखा दे, अगर हम आपको तीनों संख्या का सम निकालना सिखा दे तो भैया उस सम को 3 से भागा दे दीजिएगा, एवरेज निकल के आ जाएगा। तो जब ये कंडीशन हो, ये स्पेशल है, ये सिर्फ इसी सवाल में लागू होगा, ठीक है। जब ये कंडीशन हो कि कोई भी 3 संख्या है और 3 संख्या में 2 संख्या का एवरेज अगर तीसरा संख्या में जोड़ते हैं तब ऐसा करने से 104, 111 और 115 आता है, तब वो तीनों संख्याओं का एवरेज क्या है। तो पहले हम आपको तीनों संख्या का सम निकालना सिखा देते हैं कि तीनों संख्या, अगर वो तीनों संख्या a, b और c है तो तीनों संख्या का सम क्या हो जाएगा। ये जो नंबर आया है ना 104, 111 और 115 सब का डबल कर दीजिए तो ये हो जाएगा 208 प्लस ये हो जाएगा 222 प्लस ये हो जाएगा आपका 230 और इसको 4 से भाग कर दीजिए, ये हो जाएगा तीनों संख्याओं का सम। तो 200 200 200 630 22 8 30 660 को आप 4 से भागा देंगे तो ये a प्लस बी प्लस का सम हो जाएगा आपका 4 एकम 4, 4 छक्के 24, 4 पचे 20, 165। 165 जो है ये इन तीनों संख्याओं का सम है जो ओरिजिनल संख्या है। अब तीनों संख्याओं का जोड़ मिल गया, इसका औसत चाहिए। 3 संख्या है, 3 से भाग दे दीजिए, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 55 क्या हो जाता है, इस सवाल का आंसर हो जाता है। इसी मेथड से ऐसा वाला सवाल आपका तुरंत बन जाएगा। कंसेप्ट किसी और दिन डिस्कस करेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। देखिए ये आपका आखिरी सवाल है, ठीक है। तो भाई इस सवाल को हम नहीं बनाएंगे। अगर आप रेलवे का तैयारी करते हैं या आपका टारगेट DFCCIL है तो आप इस सवाल का आंसर कमेंट में दीजिए, इस सवाल का आंसर कमेंट में दीजिए, ठीक है, ज़रूर दीजिए कि इस सवाल का आंसर क्या होगा। अगर आप जेन्युइन तैयारी करते होंगे तो आप इस सवाल का आंसर पक्का दीजिएगा। पहला बात सुन लीजिए, अगर इस टाइप का सिंप्लीफिकेशन वाला सवाल आपको एग्जाम में दिखता है तो कभी भी शुरुआत में भिड़ने का कोशिश मत करिएगा, सावधानी बरतिएगा। एग्ज़ाम इस पर डिपेंड नहीं करता है कि आप कितना जानते हैं, इस पर भी डिपेंड करता है कि आपको ये जानना चाहिए कि क्या पहले बनाना है और क्या बाद में बनाना है और किसको छोड़ना है, ठीक है। ये इस पर भी डिपेंड करता है। देखिए इसमें सब कुछ है, गुना है, भागा है, ऑफ है, माइनस है, प्लस है और ये पूरा का पूरा इसके भागा में है। तो आप देखिए डिजिट भले छोटा छोटा है, आप कहीं ना कहीं सिली मिस्टेक कर जाएंगे अगर एग्ज़ाम का प्रेशर आपके ऊपर ज़्यादा रहा तो। और अगर आप पूरा टाइम सोल्विंग में दे दिए और ऑप्शन मैच नहीं किया या कोई गलत ऑप्शन मैच कर गया तब भी दिक्कत है, ठीक है। तो आप इसको बढ़िया से समय दे के सोल्व करके इसका आंसर कमेंट करिए कि आपको कैसा लगा। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर मारिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और अपना फीडबैक आप ज़रूर दीजिए कि भैया आपको और क्या क्या चाहिए, ठीक है। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए